हेलो एटम्स के गुच्छो, कैसे हो? वेलकम टू स्टडी इन फी। मेरा नाम है श्रेष्ठ गुप्ता और ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का लास्ट पार्ट रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ मैं। पर डरने का नहीं, पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज मैं स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी के बारे में बताऊंगा और पुराने कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करने वाला हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। द ग्रैंड डिजाइन का फिनाले आने वाला है। इसके बाद वाला जो द ग्रैंड डिजाइन प्लेलिस्ट का जो सीरीज का वीडियो आने वाला है, उसमें मैं बताने वाला हूँ कि क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मैं ये बताऊंगा, साइंटिफिकली और लॉजिकली प्रूफ भी करूंगा, सिर्फ बोलूंगा नहीं कि भगवान है या नहीं, मैं प्रूफ भी दूंगा उस वीडियो को। और उस वीडियो से पहले इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हैं और इसको हर जगह शेयर कर दो, ठीक है? और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पे नए हो तो। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? वेल, नाम तो कई लोगों ने सुना होगा, ऑफ कोर्स, है ना? क्वांटम फिजिक्स। अगर मेरा ये जो द ग्रैंड डिजाइन का सीरीज है आप लोग देख रहे हैं तो अगर पहले की वीडियोस देखें तो मैं बार बार स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी पे फोकस करता हूँ, क्योंकि यही थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बहुत क्लोज हैं। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग अभी तक नहीं मिला अपने को, पर एम थ्योरी को हम लोग मानते हैं कि शायद ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हो सकता है। तो स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? स्ट्रिंग थ्योरी कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। मतलब जब थ्योरी स्टार्ट हुई थी, जब लेनर्ड सस्किन ने स्ट्रिंग थ्योरी का आइडिया दिया था, तो उसने कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दी थी। उसने सिर्फ सिंपल सा बात बोला था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, दे आर नॉट मेड अप ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स। मतलब वो पॉइंट पार्टिकल्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉइंट, ऐसे इमेजिनेशन में ऐसा आता है ना, छोटा सा स्फीयर है, वो ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरिस्ट ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि नहीं, वो एक्चुअली स्ट्रिंग्स के बने हुए हैं। अब स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स पतली सी वायर, इतनी पतली कि वो वन डायमेंशनल है। मतलब आप जो ये स्ट्रिंग थ्योरी वाले जो थ्योरी की जो स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, वो जो स्ट्रिंग है वो वन डायमेंशनल है, लग नहीं रही है, वो है एक्चुअल में। ऐसा नहीं कि वो पतली है तो हमको लग रहा है कि वन डायमेंशनल है, पर एटॉमिक लेवल पे देखोगे तो यार उनका विड्थ भी है, उनका साइज भी है, तो 3D हुए। नहीं, उनका कहना है कि वो वन डायमेंशनल ही है। और बस वहीं से जो भी मैथ्स यूज किया उन्होंने, सिर्फ ये चेंज करके कि पार्टिकल छोटे छोटे स्फीयर्स नहीं होते हैं, पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पार्टिकल की जगह स्ट्रिंग्स होती हैं। और बस उतना मान के उन्होंने जो भी वाइब्रेशंस की फॉर्मूलाज लगाए, वाइब्रेशंस के जो इक्वेशंस लगाए, उनको यूज करके बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो पूरी की पूरी एक नई थ्योरी बन गई, पूरी की पूरी एक नया वे बन गया दुनिया को एक्सप्लेन करने का, ठीक है? अब देखो, इन्होंने जो भी मैथमेटिक्स लगाया वो मैं नहीं बताने वाला हूं, पर उस मैथमेटिक्स के क्या रिजल्ट्स है वो बताता हूं मैं। जब स्ट्रिंग थ्योरी ने स्ट्रिंग्स मान के मैथमेटिक्स यूज किया और सॉल्यूशन निकालना शुरू किए, तो उन्होंने जब डायमेंशंस की वैल्यू, जो कि हम बोलते हैं ना 4 डायमेंशनल वर्ल्ड है, 3 स्पेस डायमेंशंस और 1 टाइम का डायमेंशन, तो 4 का वैल्यू पुट करने पे उन्होंने जो इक्वेशन पाया ग्रेविटी का, वो कुछ अजीब सा आ रहा था, जो आइंस्टीन के साथ रिलेट नहीं कर रहा था। इन्होंने क्या किया? डायमेंशंस की वैल्यूज पुट करना, बड़ा ज्यादा पुट करना शुरू किया कि चलो डायमेंशन का वैल्यू 5 पुट करते हैं। फिर सॉल्व किए तो जो इक्वेशन आया वो इक्वेशन भी आइंस्टीन की इक्वेशन से मैच नहीं कर रहा। करते 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 वो लोग 10 इक्वेशंस, 10 की वैल्यू पुट कर दी कि अगर डायमेंशन 10 होंगे तो क्या होगा। तो डायमेंशंस की वैल्यू 10 पुट की, सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन क्या आया? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इक्वेशन, जो कि आइंस्टीन ने दिया था ग्रेविटी को समझाने के लिए। तो इन्होंने बोला कि अगर इसके डायमेंशंस की वैल्यू 10 पुट करने पे अगर हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इक्वेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा बात हुआ कि दुनिया भैया 4 डायमेंशनल लगती है हमको, है नहीं। एक्चुअल में वो 10 डायमेंशनल वर्ल्ड है। हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं वो 10 डायमेंशनल है। तो अब लोगों का क्वेश्चन आया कि भैया 10 डायमेंशनल है तो 4 ही क्यों दिखते हैं, 4 ही क्यों महसूस होते हैं? तो स्ट्रिंग थ्योरिस्ट ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो बाकी के डायमेंशंस हैं वो बहुत ज्यादा कर्ल्ड अप हैं, इतने ज्यादा घूमे हुए हैं कि हमको ऑब्जर्व नहीं होते हैं। मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? उससे पहले अपन ये डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में क्या है? कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि देखो ये एप्पल है, एप्पल को छोटा छोटा करेंगे तो एटम्स निकलेंगे, एटम्स को और तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकलेंगे, न्यूक्लियस में से प्रोटॉन्स को तोड़ोगे तो क्वार्क निकलेंगे। अभी जो क्वार्क है, जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं स्टैंडर्ड फिजिक्स में, उन्होंने क्या बोला कि ये पार्टिकल्स नहीं है, क्वार्क एक्चुअली ये स्ट्रिंग से बने हुए हैं। ये स्ट्रिंग्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है, वो स्ट्रिंग से बने हुए हैं। तो ये वाइब्रेट हो रहे, इन वाइब्रेशंस की वजह से हमको ऐसा लग रहा है कि वो पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है? तो हम स्ट्रिंग थ्योरी का बेसिक तो समझ गए कि स्ट्रिंग थ्योरी ने बोला कि दुनिया स्ट्रिंग से बनी हुई है। अब मैं जब बात कर रहा था कि स्ट्रिंग थ्योरी को जब हमने इक्वेशंस में डाला, मैथ्स लगाया, तो हमको पता चला कि दुनिया 10 डायमेंशंस की है। अब मैं समझाता हूँ कि बाकी के जो डायमेंशंस है वो क्यों नहीं दिखाई देते हैं एज पर स्ट्रिंग थ्योरिस्ट। स्ट्रिंग थ्योरी अभी भी थ्योरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। अभी भी ये साइंस कम्युनिटीज के बीच में लड़ाइयाँ क्या, मतलब शास्त्रार्थ चलता रहता है कि मतलब
हम सही हैं, तुम सही हो, M3 गलत है, रिलेटिविटी सही है, बट अभी भी ज्यादातर कम्युनिटी, साइंस कम्युनिटी ये मानती है कि स्ट्रिंग थ्योरी सही है। तो स्ट्रिंग थ्योरी क्या बोल रही है कि 10 डायमेंशन है, बाकी के डायमेंशन दिख क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं दिख रहे? ध्यान से देखो, यहाँ पर ये एक रोप में एक आदमी चल रहा है, ठीक है, ये जो रस्सी है, इस रस्सी में आदमी वॉक कर रहा है। वो किस डायरेक्शन में जा सकता है? या तो आगे या तो पीछे। अगर ये रस्सी है, इस रस्सी में या तो वो आगे जाएगा या तो वो पीछे जाएगा, इधर उधर नहीं जा सकता। तो आदमी के लिए वो रस्सी में ट्रेवल करना इज वन डायमेंशनल, ठीक है। पर वहीं पर मानो कि ये जो रस्सी है उसको जूम इन करके देखोगे तो वो एक्चुअल में सिलेंड्रिकल है ना, दिख रहा है, ये सिलेंड्रिकल है बड़ा सा। अब यहां पर मैंने क्या किया, एक चींटी को बैठा दिया। अब इस आदमी के लिए ये रस्सी वन डायमेंशनल है ना, इस रस्सी में चलने के लिए उसको सिर्फ या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा। लेकिन चींटी के लिए, चींटी आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है और गोल भी जा सकती है। तो सर्कुलर डायमेंशन का भी यूज कर सकती है चींटी। तो चींटी के कितने डायमेंशन हो गए? 2 हो गए। एक तो हो गया आगे पीछे जाने वाला डायमेंशन, दूसरा हो गया सर्कुलर डायमेंशन। तो हमको जो लग रहा है कि वन डायमेंशनल है, वो चींटी को क्या लग रहा है कि वो 2 डायमेंशनल है। तो हमको वो 2 डायमेंशन क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो रस्सी इतना घूमा हुआ है, इतना कर्व्ड अप है, इतना कर्ल्ड अप है कि हमको वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। स्ट्रिंग थ्योरिस्ट ने यही बोला। उन्होंने क्या बोला कि भाई तुमको 4 इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बाकी के बाकी इतने घूमे हुए हैं, इतने छोटे हैं कि तुमको वो ऑब्जर्व नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और मैथ्स उनका सपोर्ट कर रहा है। मैथ्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने जो मैथ्स यूज किया उससे पता चला कि दुनिया 10 डायमेंशनल है। तो ये कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरिस्ट इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि 10 डायमेंशन होने के बावजूद भी हमको 4 डायमेंशन ही क्यों दिखते हैं। अब स्ट्रिंग थ्योरी का सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। एक प्रॉब्लम तो चलो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई तुम एक्स्ट्रा डायमेंशन बता रहे हो, समझाओ कैसे। इन्होंने बोला ऐसे ऐसे ऐसा। प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, हमने अभी तक बाकी एक्स्ट्रा डायमेंशंस को ऑब्जर्व नहीं किया, तो हम ये नहीं बोल सकते कि तुम सही ही बोल रहे हो। भले तुमने मैथ्स लगाया जो भी है, साइंस में मैथ्स भी कितना एक्यूरेट हो, तब भी हम लोग जब तक नहीं मानते तब तक हमारे पास प्रैक्टिकल प्रूफ ना हो। आइंस्टीन ने 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। प्रूफ कब हुआ? 2016 में, जब लिगो ने ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया। उससे पहले हम लोग मानते थे कि चलो इसकी ग्रेविटी की थ्योरी शायद थ्योरेटिकल होगी। मतलब साइंस कम्युनिटी में फिर भी लोग, ज्यादा लोग नहीं मानते थे। लोगों ने फेम दे दिया था, नाम दे दिया था आइंस्टीन को, बट फिर भी वो लोग ग्रेविटी की थ्योरी जो थी आइंस्टीन की उसको सही नहीं मानते थे क्योंकि प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था। मिला 100 साल बाद प्रैक्टिकल प्रूफ, अब मान रहे हैं। वैसे स्ट्रिंग थ्योरी ने मैथमेटिकली दिया हुआ है कि 10 डायमेंशन है, पर हमारे पास कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है अभी तक। अब इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, चलो इन्होंने डायमेंशंस को एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा प्रॉब्लम क्या था स्ट्रिंग थ्योरी का? प्रॉब्लम ये था कि हमको दिखाई दिया कि स्ट्रिंग थ्योरी का ही 5 अलग अलग पार्ट्स निकल रहे हैं, 5 अलग अलग थ्योरीज निकल रही हैं। देयर आर 5 डिफरेंट थ्योरीज फॉर एक्सप्लेनिंग स्ट्रिंग थ्योरी इटसेल्फ। कहने का मतलब क्या कि तुम अगर 1 डायमेंशनल स्ट्रिंग मान के सॉल्व करोगे तो कुछ और आएगा। अगर तुम उसको 2D स्ट्रिंग, जो मैं नहीं कह रहा था कि स्ट्रिंग है जो सिर्फ दिखने में 1 डायमेंशनल नहीं है, एक्चुअल में 1 डायमेंशनल है, वैसे अगर हम लोग बोलें कि वो 2 डायमेंशनल स्ट्रिंग है, कि हमको 3D दिख रहा है लेकिन वो एक्चुअल में 2 डायमेंशनल है, तो उसके लिए फिर जब हम सॉल्व करेंगे तो स्ट्रिंग थ्योरी का एक नया पूरा का पूरा नया मैथ्स आ गया, अलग अलग डायमेंशंस की वैल्यू आने लगी, पूरा चेंज हो गया। तो वैसे स्ट्रिंग थ्योरी के 4-5 अलग अलग थ्योरीज है, जहां पर हमने पार्टिकल को पार्टिकल के अलावा कुछ और मान लिया, स्ट्रिंग मान लिया, या स्ट्रिंग के फ्रीक्वेंसीज अलग मान लिए, या वाइब्रेशन, या उनका स्ट्रक्चर अलग मान लिया। तो ऐसे करके 5 अलग अलग स्ट्रिंग थ्योरीज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स निकले जो चीजों को एक्सप्लेन कर रहे थे, पर वो अलग अलग फील्ड्स में। अगर कोई छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है तो कोई बड़ी बड़ी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, कोई गर्म चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है तो कोई एकदम ठंडी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग थ्योरीज आई, तो इनका ये प्रॉब्लम आ गया। दूसरा इनका एक और प्रॉब्लम क्या हुआ, इनका प्रॉब्लम ये हुआ कि देयर वर मिलियंस ऑफ वेज द एक्स्ट्रा डायमेंशंस कुड बी कर्ल्ड अप। मतलब अभी जो मैंने बताया कि रस्सी की तरह ऐसा घूमा हुआ है बाकी का डायमेंशन, उसी तरीके से और भी अलग अलग तरीके से वो घूमा हो सकता है। देयर आर मिलियंस ऑफ वेज जिस तरीके से वो कर्ल्ड अप हो सकता है, और हमको नहीं पता, स्ट्रिंग थ्योरिस्ट को नहीं पता कि वो कैसा घूमा है, या हमारी दुनिया में अगर घूमा है तो वो क्या फॉर्मेट में है। जो बाकी के 6 डायमेंशंस हैं उनका शेप क्या है, उन डायमेंशंस का कुछ नहीं पता हमको। तो ये 2-3 चीजें स्ट्रिंग थ्योरी ने एक्सप्लेन कर पा रही थी। तो क्या हुआ कि 1994 में लोगों ने ना सोचा कि ये जो 5 अलग अलग थ्योरीज हैं, क्यों ना इनको कंबाइन कर दिया जाए। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ना, फोर्सेस को कंबाइन करने के लिए थ्योरी लगाए पड़े हैं, कुछ भी बना दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर प्रैक्टिकली प्रूफ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो गलत। तो ऐसा इन्होंने 1994 में क्या किया कि इन्होंने कंबाइन कर दिया, बोला कि इन 5 को हम बोलेंगे एम थ्योरी। 5 अलग अलग स्ट्रिंग थ्योरी को एक साथ जोड़ दिया और बोला इनको हम बोलेंगे कि ये एम थ्योरी है, जो एक फंडामेंटल थ्योरी है जो हर चीज को एक्सप्लेन करेगी। अभी जो एम थ्योरी है ना, उसका एम क्या चीज के लिए स्टैंड करता है हमको नहीं पता, ठीक है। नो वन सीम्स टू नो व्हाट एम स्टैंड्स फॉर। अब वो कुछ भी हो सकता है, मिरेकल हो सकता है, मास्टर थ्योरी हो सकता है,
या फिर आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब M थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी में डिफरेंस क्या हुआ कि M थ्योरी में 5 स्ट्रिंग थ्योरीज की थ्योरी को ले लिया गया प्लस सुपर ग्रेविटी की थ्योरी को भी ऐड कर दिया गया, क्योंकि जो स्ट्रिंग थ्योरी था वो ग्रेविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इन्होंने सुपर ग्रेविटी की थ्योरी को भी ऐड कर लिया। तो M थ्योरी में कितने थ्योरीज टोटल हो गए? टोटल हो गए 6 अलग अलग थ्योरीज। कौन कौन से? टाइप 1 स्ट्रिंग थ्योरी, टाइप 2A, टाइप 2B, हेटेरोटिक स्ट्रिंग थ्योरी, हेटेरोटिक स्ट्रिंग थ्योरी का दूसरा पार्ट, और उसी तरीके से 11 डायमेंशनल सुपर ग्रेविटी। अब हुआ क्या कि जब हमने सुपर ग्रेविटी को ऐड किया M थ्योरी में, तो हमको ये बोलना पड़ा कि डायमेंशन 10 नहीं है, डायमेंशन 11 है। ये फंडा हमको पता चला जब हमने सुपर ग्रेविटी को M थ्योरी में ऐड किया। तो M थ्योरी किससे बना? स्टार्टिंग तो बनना था 5 स्ट्रिंग थ्योरी को जोड़ के, लेकिन वो ग्रेविटी एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, तो हमने सुपर ग्रेविटी को भी ऐड कर दिया और हमने बोला कि ये 6 जो थ्योरीज हैं ये पूरी की पूरी दुनिया को एक्सप्लेन कर सकती हैं अगर हम इनको एक साथ कंबाइन कर लें तो कंबाइंड फॉर्म में M थ्योरी बोल दिया। लेकिन ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं है, क्योंकि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का मतलब क्या है कि सिंगल थ्योरी जो पूरी चीज को एक्सप्लेन करे। इसमें 6 अलग अलग थ्योरीज यूज हो रही हैं, तो ये भी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं है, बट इट इज क्लोज टू थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो M थ्योरी जो है वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि 11 डायमेंशंस है दुनिया में, 10 नहीं है। क्या प्रूफ है इनके पास? कोई प्रूफ नहीं है। मैथमेटिकल प्रूफ सुपर ग्रेविटी का इन्होंने यूज कर लिया, बोला कि चलो सुपर ग्रेविटी प्रूफ करती है कि 11 डायमेंशंस है, तो है। प्रैक्टिकली प्रूवन अभी भी नहीं हुआ है कुछ। अब M थ्योरी क्या बोलता है? M थ्योरी बोलता है स्ट्रिंग थ्योरी की तरह जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ स्ट्रिंग से नहीं बने हैं, उसने सारे को ऐड कर दिया। स्ट्रिंग मान के चलोगे तो जो मैथ से आएगा उसको भी M थ्योरी में डाल दिया। उन्होंने बोला कि 2 डायमेंशनल मेम्ब्रेन मानोगे तो उसके हिसाब से भी आ गया। फिर पॉइंट पार्टिकल को भी ऐड कर दिया कि अगर पॉइंट पार्टिकल जैसे पहले से मान के चल रहे थे वैसा मानेंगे तब भी दुनिया एक्सप्लेन हो सकती है। तो स्ट्रिंग थ्योरी के सारे इन्होंने इसमें ऐड कर डाले, जितने भी पॉसिबिलिटीज थे। सिर्फ स्ट्रिंग नहीं मान रहे, बाकी जो भी चीज आप मान सकते हो सबको इन्होंने ऐड कर दिया। 6 अलग अलग थ्योरीज को मिला के बना दिया M थ्योरी। अब M थ्योरी में क्या होता है? M थ्योरी में पी ब्रेन्स नाम के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कोई भी अलग अलग डायमेंशंस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं? हम लोग 3 ब्रेन्स पीपल हैं, हम लोग खाली 4 डायमेंशंस को फील कर सकते हैं, हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं। पी का मतलब क्या है? पी का ये जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 9 तक का होता है, ठीक है। पी ब्रेन्स मतलब 1 ब्रेन, पी की जगह 1 रख दो, पी की जगह 5 रख दो, पी की जगह 9 रख दो। तो पी की वैल्यू पुट करने से हमको क्या पता चलता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट 5 ब्रेन्स का है मतलब ये 6 डायमेंशंस में एग्जिस्ट कर सकता है। तो पी ब्रेन्स ऑब्जेक्ट्स को नाम दे दिया गया और पी की जगह हम वैल्यू पुट करके बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितने डायमेंशंस को एक्सपीरियंस कर सकता है। ह्यूमंस कैन ओनली एक्सपीरियंस 4 डायमेंशन। हो सकता है कि ऐसे भी क्रिएचर्स हों जो 10 डायमेंशन एक्सपीरियंस कर सकते हो सकता है कुछ ऐसे हों जो सिर्फ 2 डायमेंशंस को एक्सपीरियंस कर सकते हो। 2D वाले कैसे होंगे? उनको हमारा एग्जिस्टेंस पता ही नहीं चलेगा। मान लो 2D ऐसा प्लेन है, इस प्लेन में ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये लोगों को मेरा गला सिर्फ ही महसूस होगा, बाकी ये लोग इधर मेरे मुंह पे या मेरे शरीर पे नहीं जा पाएंगे, वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। उनका जो भी स्ट्रक्चर वैसा बना होगा कि वो ऊपर नीचे नहीं जा सकते, तो वो हो गए 2 डायमेंशनल क्रिएचर्स। उनको बोल देंगे हम लोग 1 ब्रेन्स। तो पी ब्रेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने डायमेंशंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब M थ्योरी ने बहुत सारी चीजें समझा दी जो स्ट्रिंग थ्योरी नहीं समझा पा रही थी। पर हुआ क्या कि अब हमने इतनी सारी थ्योरीज को मिक्स कर दिया, इतना सारा मैथ्स मिला दिया, तो उस मैथ की कुछ वैल्यूज आई, और ऐसी ऐसी वैल्यूज आई जिसका हमने एक इंडिकेशन निकाला। हमने बोला कि अगर इस मैथ्स का ये वैल्यू आ रहा है इसका मतलब ये होगा। तो M थ्योरी का जो मैथ्स का वैल्यू है उसने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमारा ये वैल्यू 510 टू द पावर 500 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि दुनिया में 10 टू द पावर 500 डिफरेंट यूनिवर्सेस हैं जिनका खुद का अपना अपना लॉ है। ठीक है, कैसे शुरू हुआ ये मैं बताता हूँ। देखो, M थ्योरी ने जो भी मैथमेटिक्स यूज किया और सुपर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लगाया, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या बोला? द एग्जैक्ट शेप ऑफ स्पेस डिटरमाइंस both the values of physical constants such as charge of electron and the nature of interactions between elementary particle। तो इन्होंने क्या बोला M थ्योरी ने? इन्होंने बोला कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू आता है, जो तुम्हारा मास आता है, जो तुम्हारा कोई भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी आती है, वो कहां से आ रही है? वो स्पेस के स्ट्रक्चर से आ रही है। क्वांटम फिजिक्स क्या बोलते हैं? M थ्योरी क्या बोलते हैं? ये लोग ये बोलते हैं कि जो पार्टिकल, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। M थ्योरी क्या बोलती है कि दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टॉर्शन की वजह से, कोई वाइब्रेशन या कोई एनर्जी के प्रेजेंस की वजह से वो हमको इलेक्ट्रॉन की तरह नजर आता है। मतलब वो कोई पार्टिकल नहीं है, वहां पर वो सिर्फ एक डिस्टर्बेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो इलेक्ट्रॉन हो गया। वैसे ही मास कहां से आता है? हिग्स फील्ड। हिग्स फील्ड क्या होता है? जो मास देता है। हिग्स फील्ड में डिस्टर्बेंस है, हमको मास नजर आता है। ऐसा किसने बोला?
ये एम थ्योरी ने बोला कि स्पेस का जैसा कर्वेचर उसके बेस पे वैसे ही फिजिक्स के लॉज। फिजिक्स के लॉज क्यों? क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल वैल्यूज ही अलग हो गई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू थोड़ा सा भी चेंज कर दो, पूरा का पूरा फिजिक्स चेंज हो जाएगा, इंसान एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये पुट करने पे इन्होंने जब स्पेस के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा थ्योरी बनाया, पूरा मैथमेटिक्स यूज किया, तो इनका वैल्यू क्या है 10 टू द पावर 500। तो इन्होंने क्या बोला कि अलग अलग दुनिया में ऐसे यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग है स्पेस का। किसका? स्पेस का। तो कितने सारे हैं? 10 टू द पावर 500 डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस इन्होंने बताया। अब अलग अलग स्ट्रक्चर स्पेस का मतलब अलग अलग फंडामेंटल पार्टिकल्स की अलग अलग वैल्यूज होंगी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज दूसरे यूनिवर्स में दूसरा वैल्यू होगा, मास का वैल्यू अलग होगा। अब इससे होगा क्या कि पूरा का पूरा यूनिवर्स का फिजिक्स ही अलग हो गया। मतलब इस यूनिवर्स से तुम दूसरे यूनिवर्स में जाओगे तो पूरा का पूरा फिजिक्स अलग। मतलब कि फ्लैश जैसी सीरीज में जो ये दिखाते हैं कि आप दूसरे यूनिवर्स में गए और आपने अपने आप से ही आप मिले, जो थोड़ा सा बस डिफरेंट था, ज्यादा डिफरेंट नहीं था, आपके जैसा था, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एम थ्योरी क्या बोल रहा है? हर यूनिवर्स का अपना सेट ऑफ लॉज है। अगर अपना सेट ऑफ लॉज है तो इसमें इंसान एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 99.99% चांस है कि दूसरे में इंसान नहीं एग्जिस्ट करेंगे, कोई और प्लेनेट रहा होगा, कोई कुछ और बनेगा वहां पर, क्योंकि पूरा का पूरा फिजिक्स अलग है। सोचो स्टार्टिंग से ही सब कुछ अलग है। बिग बैंग हुआ, बूम, उसके बाद से पूरा उनका चार्ज अलग, उनका एनर्जी अलग, उनका मास अलग, उनके हो सकता है कि 5 से ज्यादा फंडामेंटल फोर्सेस हो, या फिर हो सकता है सिर्फ 3 फंडामेंटल फोर्सेस हो। ये भी हो सकता है कि 4th ही ना हो, बस दुनिया बनी खत्म, बस ऐसी स्टेशनरी है, कुछ मूव नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा। एनीथिंग इज पॉसिबल। तो वो 10 टू द पावर 500 डिफरेंट यूनिवर्सेस विद देयर ओन लॉज, ये अकॉर्डिंग टू एम थ्योरी। एम थ्योरी पता चल गया। अब थ्योरी ऑफ एवरीथिंग क्या है हमको नहीं पता, वी डोंट नो। न्यूटन के टाइम पे हमको क्या लगता था कि आपको अगर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है चीजों का, टाइम का या और पूरे पार्टिकल्स के मास का, एनर्जी का, तो हम लोग उनको फॉर्मूलेज में पुट करके फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा और मेरे पास पता है कि ये कितनी हाइट से ड्रॉप हो रहा है, तो मैं बता सकता हूँ कितने टाइम के बाद यहाँ पर टकराएगा। तो इट्स लाइक कि मैंने फ्यूचर कैलकुलेट कर लिया कि ये यहाँ से छूटेगा तो यहाँ टकराएगा। उसने बोला इसको पूरी दुनिया में लगा के हम लोग अगर पूरा प्रीवियस नॉलेज रख लें तो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। न्यूटन ने ऐसा बोला थियोरेटिकली। बाद में हमको क्वांटम फिजिक्स पता चली, जिससे पता चला कि हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलती है कि हम लोग एक्यूरेटली पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं तो फिर बताएंगे कैसे फ्यूचर क्या है? क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज ही अगर पूरा नहीं है तो कितना भी फिजिक्स लगा लो, पूरा का पूरा तुम एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हो बस कि देखो पास्ट में ऐसा ऐसा था तो शायद हो सकता है फ्यूचर में ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए। प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, तुम एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि फ्यूचर क्या है। वैसे ही न्यूटन के टाइम पे हमने बोला था टाइम एब्सोल्यूट है, हमने बोला था स्पेस एब्सोल्यूट है। आइंस्टीन आया, बोलता है नहीं भाई टाइम तो रिलेटिव होता है, स्पेस और टाइम अलग अलग होते ही नहीं है। हम सोच रहे थे 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, आइंस्टीन ने प्रूव कर दिया कि 4 डायमेंशनल वर्ल्ड है। और अब स्ट्रिंग थ्योरी तो भाई 10 डायमेंशन, एम थ्योरी 11 डायमेंशन की बातें कर रही है। तो हमको हर बार लगता है कि हमको पूरा चीज पता चल गया है, लेकिन फिर क्या होता है नहीं पता चलता है। हमको पता चलता है कि हम गलत थे। तो हमें नहीं पता कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनने वाली है कि नहीं, वी डोंट नो एट ऑल। हो सकता है आगे चल के कुछ और नई थ्योरी आ जाए, हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई ऐसा साइंटिस्ट आ जाए जो पूरी की पूरी नई थ्योरी बना दे, जो बोल दे कि मास ही नहीं होता है, या दुनिया ऐसी नहीं होती है, दुनिया ऐसी हमको बस लग रहा है ऐसा होता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। अब जैसे मैंने एपिसोड 3 में बताया था कि एलोन मस्क मानते हैं कि हम लोग एक कंप्यूटर के कैरेक्टर्स हैं। हमको किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने बस एक कंप्यूटर में रन कर रखा है, हमको लग रहा है कि हम जी रहे हैं पर हम लोग एक्चुअल में जी ही नहीं रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग आएगी कि नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, पर एक गारंटी मैं दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ? एक गारंटी मैं ये दे सकता हूँ कि फिनाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसका जो फाइनल एपिसोड है वो प्लीज देखना मत भूलना। मैं प्रीमियर लगा दूंगा 2-3 दिन पहले ही, ताकि किसी से मिस मत हो। और उसमें मैं प्रूफ करने वाला हूँ कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। जी हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई विल प्रूफ कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, साइंटिफिकली एंड लॉजिकली। तो वो वीडियो देखना मत भूलना, और इस वीडियो को शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, ताकि लोगों को भी पता चले कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बना नहीं है, स्ट्रिंग थ्योरी, एम थ्योरी क्या होती है। चलो यहाँ तक जो टिके हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लाइक कर देना वीडियो पसंद आया तो। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? एक स्लाइड तो छूटी है मेरे से। तो एरिस्टोटल सेड दैट अ बंच ऑफ स्टफ दैट वाज रॉन्ग। ये पूरा हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। एरिस्टोटल है, उसने क्या क्या बोला, कुछ कुछ बोला जो गलत था। उसने बोला कि तुम बॉल को फेंकोगे तो वो रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि फ्रिक्शन तो उसको पता नहीं था। तो उसने बोला कि बॉल थक जाता है तो रुक जाता है, जैसे इंसान थकते हैं रुक जाते हैं। तो एरिस्टोटल सेड अ बंच ऑफ स्टफ दैट वाज रॉन्ग। गैलीलियो एंड न्यूटन फिक्स्ड थिंग्स अप। गैलीलियो न्यूटन है, एरिस्टोटल गलत प्रूफ किया, कुछ कुछ बता दिए। फिर आया आइंस्टीन, देन आइंस्टीन ब्रोक एवरीथिंग अगेन। तो उसने फिर से टाइम ये नहीं होता है, न्यूटन गलत था, न्यूटन की ग्रेविटी की थ्योरी गलत थी, सब कुछ फिर से तोड़ दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ?
वी हैव बेसिकली गॉट इट ऑल वर्कड आउट एक्सेप्ट, हमने हर चीजें समझ ली हैं एक्सेप्ट क्या क्या चीज के अलावा, फॉर द स्मॉल स्टफ, बिग स्टफ, हॉट स्टफ, कोल्ड स्टफ, फास्ट स्टफ, हैवी स्टफ, डार्क स्टफ, टर्बुलेंस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। हमको ये भी नहीं पता कि टाइम क्या होता है, टाइम का डेफिनेशन तुम सर्च करना तुमको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नोबडी नोज एक्चुअली टाइम क्या है, डिफाइन कैसे किया जाए। तो दिस इज हाउ डेवलप्ड फिजिक्स इज। वो लगता है कि भाई दुनिया पूरी एक्सप्लेन हो गई, फिजिक्स सर कुछ समझा दे रहा है, नहीं समझा पाता है, कुछ नहीं हमको पता, ठीक है। तो चलो फिर, है ना, थैंक यू सो मच, बाय बाय।